कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समझ रहे हैं ना। बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको ध्यान में रखना है कि बेटा मांगे क्या, तो कार स्कूटर बाप राजी। अब समझ लीजिए यहाँ पर बेटा जो है सो इतने नालायक हम सभी को नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे भी बेटे होंगे जो अपनी पाँव पे खड़े हो चुके हुए होंगे, अपनी इनकम भी कर रहे होंगे, है ना, सब कुछ उसके लाइफ सेट होगा और उसके बाद अपने पिता से जो है सो कार स्कूटर का डिमांड कर रहे हैं तो उनका पिता दे सकते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे भी होता है ना कि जो कमाना धमाना कुछ है नहीं, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है नहीं, बाप के पैसों पे फुटानी करना है, तो वैसे बच्चों के लिए ये सूट कर जाता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप भी जो है सो राजी हो जाते हैं और उसको दे देते हैं। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में फिर से हम आप लोगों के सामने केमिस्ट्री को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट किए थे। पीरियोडिक टेबल में 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक तो जल्द से जल्द उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जो है सो पीरियोडिक टेबल का जो मन में डर बैठा हुआ है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाने वाला है। क्योंकि मेरी जो क्लास है, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो यूनिक प्रोसेस रहता है, जिस प्रोसेस के माध्यम से हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद भी करता हूं कि आपको ये समझ में आ भी जाता होगा। ठीक है ना। तो जल्दी से पिछले वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इसको देखिए, आपको हर एक बात समझ में आ जाने वाला है। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमने सारे एलिमेंट्सों को बता दिए थे, उसमें बता दिए थे कि कितने वर्ग होती है, कितने आवर्त होती है। उसके बाद हमने ये भी बता दिए थे कि आज के समय में जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं वो मोस्ले के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और मोस्ले के अकॉर्डिंग ही हमने बताए थे कि आवर्त की जो संख्या होती है वो 7 होती है और वर्ग की जो संख्या होती है वो 18 होती है। और इसमें हमने ये भी बता दिए कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इसकी आकार में क्या परिवर्तन होता है, बाएं से दाएं जाने में क्या परिवर्तन होता है। आज का जो क्लास रहेगा ना वो मुख्य रूप से हर एक एलिमेंट जो है, एक एक तत्व जो है उसको विस्तारित रूप से आपको व्याख्या करवाने वाले हैं। जैसे हाइड्रोजन अगर स्टार्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि आवर्त सारणी का जो पहला तत्व माना जाता है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, तो हम अगर हाइड्रोजन को स्टार्ट करेंगे तो इसी में हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन का क्या क्या प्रयोग होती है, हाइड्रोजन कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हाइड्रोजन को भारी धातु कहते हैं या हल्का धातु अधातु कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। तो इन तमाम चीज़ों के क्वेश्चन पे हम बातें करने वाले हैं और यही क्वेश्चन जो है सो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको हर एक बात क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए पहले एक हम आवर्त सारणी बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आवर्त सारणी बनाने के लिए हमने आपको बताया, आज तो थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं क्योंकि इसमें और भी बहुत सारा काम हमें जो है सो आपको सिखाना है। तो आवर्त सारणी हमें स्टार्ट करता है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताए थे कि आवर्तों में, आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या जो होती है वो 7 होती है। तो आप 7 आवर्त यहाँ से बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा आपका 7। तो इस प्रकार से मोस्टली के अकॉर्डिंग जो है सो आप 7 को बना लीजिएगा, 6 7। और उसके बाद अगले स्टेप में हमने आपको बताए थे कि इसके एक सीढ़ी आपको नीचे उतर जाना है, थोड़ा छोटा छोटा बना लेते हैं, ठीक है ना। और ऐसे करके आप बना लीजिएगा इसको, 6 उतर गए। फिर अगले बार जब चलते हैं तो 2 सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं और सीधी लंबी लंबी जो है सो लाइनें आपको खींचना होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और नीचे वाला जो लाइन होता है वो आधा दूरी तक ही चलेगा, क्योंकि इसमें जो है सो 5 तक ही काउंट करते हैं। जैसे इसको अगर हम नंबरिंग देना चाहेंगे तो इसको हम 1A ग्रुप का कहेंगे, उसके बाद इसको 2A कहेंगे और नीचे जब उतर आते हैं तो इसको हम लोग 3 कहेंगे, 3B स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 4B, उसके बाद आपका 5B, उसके बाद आप 5B तक ही चलेगा ये, ठीक है ना। उसके बाद आगे आते हैं तो 6B हो जाता है। उसके बाद और आगे चलेंगे तो ये 6 के बाद आपका 7 हो जाएगा, 7B। और 8B के लिए हमने आपको बताए थे कि इसमें जो है सो इसका 3 उपवर्ग हो जाती है, तो 3 उपवर्ग आपको मिलाना है, 1 2 और ये 3। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि टोटल का टोटल जो काउंटिंग होता है वो 8B का ही, 8B ग्रुप का ही जो है सो सारे एलिमेंट माना जाता है, समझ गए। अब इसके बाद इसके आगे जो हम चलेंगे, इसको और आगे बढ़ा लीजिए।
तो इसके बाद जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है 3B 4B 5B 1B और 2B बचा हुआ है, तो उस बचे हुए ग्रुप को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे 8B के बाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे 1B और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो इसको कहेंगे 2B। तो B का जो भी सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद A का जो सेक्शन आपने देख रहे थे कि 1A और 2A ऊपर ऊपर जो चल रहा था वो 1A और 2A तक आया है, 3A 4A 5A ये सभी बचा हुआ है। तो इसको जो है से यहाँ से 2 सीढ़ी नीचे उतरे थे ना, यहाँ से आपको क्या करना है, ये 2 सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ जाना और फिर लंबी लंबी लाइन खींच देना ऐसे करके। तो उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 2A के बाद यहाँ आ जाएगा आपका 3A, 3 के बाद आ जाएगा आपका 4A, 4 के बाद आ जाएगा आपका 5A, मिलाते चलिए। इसी प्रकार से हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से बनाने के लिए सिखा दिए हैं। तो इसमें जो है सो आप लोग ये नहीं कहिएगा कि सर सिखाए नहीं, आप सीधा जो है सो डायरेक्ट बताए जा रहे हैं हमको सिखाइए। पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उस वीडियो में सारे चीज़ों को हम स्पष्ट ढंग से समझाए हुए भी हैं, सिखाए हुए भी हैं, ठीक है ना। तो अभी हमको इस चीज़ का आवश्यकता पड़ रहा है, इसलिए हम अपनी अकॉर्डिंग इसको बना रहे हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि आज हमें एलिमेंटों पर चर्चा करना है कि इसका क्या काम होता है एलिमेंट का। तो ये 5 हो गया, 5 के बाद आ जाते हैं तो A होगा 6A, 6 के बाद आ जाते हैं तो 7 हो जाता है और 7 के बाद 8 होता है। तो लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 8 पे चलने से पहले इसमें एक सीढ़ी जो है सो आपको ऊपर चढ़ जाना है, क्योंकि यहाँ पर डबल के बाद फिर एक और बचा हुआ था ना, तो एक और ऊपर चढ़ जाएंगे और ऐसे करके इसको मिला देंगे। सभी को आप इसको मिला दीजिए। तो इस प्रकार से जो है सो पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाता है। और नीचे में हमने आपको बताया था एक लेंथेनाइट का था और एक एक्टिनाइट का था, उसको भी आप बना ही लीजिए। तो इसमें जो है सो कुल 14 एलिमेंट आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया। इसको हम लोग लेंथेनाइट कहते हैं, लेंथेनाइट्स, और नीचे वाले को एक्टिनाइट्स कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है सो आपको बता दिए थे। और इसमें हमने आपको ये भी बताए थे कि यह जो एलिमेंट है ना, इसको हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, एस ब्लॉक। और इधर से जो आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, पी ब्लॉक। बीच वाला जो आप यहाँ से यहाँ तक जो देख पा रहे हैं ना, इसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। और नीचे वाला जो आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं, ये एफ ब्लॉक है। तो पूरे के पूरे आवर्त सारणी को 4 जो है सो हम लोग ब्लॉकों में डिवाइड करते हैं और 4 ब्लॉक में डिवाइड करके उसके बाद इसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको एस ब्लॉक की जो भी एलिमेंट्स होगा उसको हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अगर वीडियो लंबी हो जाए तो हो सकता है कि इसमें 1A के जितने भी एलिमेंट है उसको कंप्लीट कर लें, 2A को अगले दिन देखेंगे, या फिर समय रहा तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, क्या जाता है। तो इसमें देखिए एलिमेंट को जब हम आपको बोले थे कि सजाने के लिए, तो इसी में आपको क्या बताया था, इसमें आपको जो है सो हाइड्रोजन था, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन भरना था। उसके बाद जो है सो लिथियम था, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इस प्रकार से आप भरे थे ना। तो इन तमाम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियॉन फ्लोरीन, ये सारी चीज़ जो है सो आपने देखे थे, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से भर लेते हैं। प्रकार से यहाँ पे हमने इसके एलिमेंट्सों के नाम लिख लिए हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि हमने एस ब्लॉक को आज पढ़ाने वाले हैं। तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स थे उसको लिख लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि 1A का जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम फ्रांसियम, ये सभी जो है सो 1A ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स है वो लिखा गया है। और 2A ग्रुप का जो भी है उसको भी लिखा गया। आप देख सकते हैं इसी को ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं बहुत ही इजीली ढंग से। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 1A ग्रुप को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो आपको क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे।
1A ग्रुप के एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। और 2A को पार्थिव क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, जैसे इसी में हमने जो है सो बताएंगे आपको। जैसे इसको कहेंगे हलीना करे रब से कस के फरियाद। तो इसके बारे में बताना है कि हलीना करे रब से कस के फरियाद। हलीना करे रब से ना, इसको ध्यान में रखना है। हलीना करे रब से कस के फरियाद। हलीना करे रब से कस के फरियाद, यानी कि ये 1A का जो भी एलिमेंट्स है वो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे हलीना, ह से ध्यान में रखना है कि यह आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद ली से ध्यान में रखना है लिथियम हो जाएगा। ना से ध्यान में रखना है कि ये जो है सो सोडियम हो जाएगा। करे से ध्यान में रखना है आपका पोटेशियम हो जाएगा। किसको, तो रब को, तो रुबिडियम हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं, तो कस के कर रहे हैं, याद फरियाद कर रहे हैं तो कस के से आपको ध्यान में रखना है सीजियम। और क्या कर रहे हैं, फरियाद, तो FR आपको ध्यान में रख लेना है फ्रांसियम। तो इस प्रकार से आप इसको जो है सो अच्छे से ध्यान में रख सकते हो, बहुत ही इजीली ढंग से रख सकते हैं। ये ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन कैसे करेगा जरा उसको सुनिए। कहेगा निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ से जैसे ले लिया आपका जो है सो बेरिलियम ले लिया है ना, बोरॉन ले लिया, कार्बन ले लिया, और यहाँ से जो है सो आपका नाइट्रोजन ले लिया, और यहाँ से आपका एक सोडियम उठा के ले लिया। और कहेगा निम्नलिखित में से कौन 1A ग्रुप के एलिमेंट है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1A ग्रुप का जो एलिमेंट है वो यही सभी है जिसको हम 1A ग्रुप के नाम से जानते हैं। और इसका एक बेस्ट ट्रिक है हलीना करे रब से कस के फरियाद। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो दूसरा देखिए, अब 2A का जब कहेगा ना याद करने के लिए, या 2A एलिमेंट जो ग्रुप है उसके एलिमेंट को कहेगा ध्यान में रखने के लिए, याद करने के लिए, आप इससे भी जो है सो बहुत ही आसानी ढंग से याद रख सकते हैं। कैसे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि B से बेरिलियम होता है, तो ध्यान में रखना है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समझ रहे हैं ना, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको ध्यान में रखना है कि बेटा मांगे क्या, तो कार स्कूटर बाप राजी। अब समझ लीजिए यहाँ पर बेटा जो है सो इतने नालायकी तो हम सभी को नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे भी बेटे होंगे जो अपनी पाँव पे खड़े हो चुके हुए होंगे, अपनी इनकम भी कर रहे होंगे, है ना, सब कुछ उसकी लाइफ सेट होगा, और उसके बाद अपने पिता से जो है सो कार स्कूटर का डिमांड कर रहे हैं, तो उनका पिता दे सकते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे भी होता है ना कि जो कमाना धमाना कुछ है नहीं, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है नहीं, बाप के पैसों पर फुटानी करना है, तो वैसे बच्चों के लिए ये सूट कर जाता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर और आप भी जो है सो राजी हो जाते हैं और उसको दे देते हैं। हालांकि ये हमारा एक ट्रिक है, इस तत्व को याद रखने का। इसको जो है सो गलत निगाहों से नहीं देखना है और ना ही इसका क्लिपिंग करना है। समझ गए। देखिए, तो बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप क्या हो गया, तो राजी हो गया। तो इससे आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, तो बेटा से यहाँ पर बेरिलियम हो जाएगा, और ये देख सकते हैं आप जो है सो मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, है ना, ये सभी जो है सो बेरिलियम बोरॉन सभी हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप जो है सो राजी हो गया, और इस आधार से जो है सो इसको दोनों को याद रख सकते हैं। हमें इसमें जो है सो इस एलिमेंट का एक एक एलिमेंट का जो विशेष गुण है उस गुण को बताना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 नंबर में हाइड्रोजन है, और हमने जो है सो यहाँ पर लिख चुके हैं हाइड्रोजन के बारे में। अब हाइड्रोजन के बारे में इतना सारा पॉइंट बन रहा है, इन पॉइंटों को अभी हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे आखिर ये क्या क्या पॉइंट है, और यही पॉइंट जो है सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। और इसका PDF यदि आप लोग चाहते हैं तो PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है। आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, इसका PDF भी मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। PDF लीजिएगा तो उसमें और भी अच्छे से क्लियर ढंग से उसमें जो है लैंग्वेज बना करके लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, बस अंतर इतना ही है, बाकी सारा कुछ आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप जो है सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो इसको समझ सके, देख सके, है ना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए,
इसमें आपको बताना है, जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में बोले हैं, तो हाइड्रोजन के लिए आपको बताना है कि यह जो है वो सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का क्या है, तो ये तत्व है। तत्व सभी के सभी तो तत्व ही है, लेकिन इन तत्वों में क्या है कि कुछ तो धातु है और कुछ क्या है तो अधातु है। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बता दिए, पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि आवर्त सारणी के बाएं तरफ के जो एलिमेंट है वो उसको धातु कहते हैं और दाएं तरफ का जो एलिमेंट है उसको अधातु कहते हैं। और हमने ये भी बता दिए हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धातुई गुण घटता है और दाएं से बाएं आने पर धातुई गुण बढ़ता है, मतलब धातु का गुण उसमें ज़्यादा होते चला जाता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिए। अब आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन है। हल्का तत्व, सीधा तत्व कहता है। इसमें आपसे ये नहीं पूछा गया है कि आप धातु बताएं या फिर अधातु बताएं या उपधातु बताएं, सीधा तत्व पूछा गया है, तो तत्व में सभी आ जाता है। ध्यान में रखना है इसको, ये कौन सा है, तो आपका सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन आपको सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि यह हल्का अधातु, अधातु के रूप में भी अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है क्या, तो ये अधातु के रूप में हाइड्रोजन ही होगा। तत्व कहे फिर भी हाइड्रोजन, और अधातु कहे सबसे हल्का अधातु कौन है, तो आपका हाइड्रोजन। हालांकि धातु और अधातु को पहचानने का जो बेस्ट तरीका है, ट्रिक है, वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। हम उसमें अच्छे से समझाए हुए हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि हमने बताया था कि जिस शब्द के अंत में यम लग जाएगा वो सभी के सभी धातु कहलाएगा, और जिस शब्द के अंत में ना का उच्चारण हो या फिर इन या जन लग जाए उसको हम लोग अधातु कहते हैं। बेसिकली अधिकांश तत्वों में यही इसमें नियम फॉलो कर जाता है, जैसे सोडियम, रुबिडियम, एस्केडियम, ट्रांसियम। तो इन सभी में क्या है, तो आपका यम लग रहा है ना, तो यम लगने वाला जो भी होगा वो सब के सब धातु कहलाएगा, और जिसमें इन या जन या ना का उच्चारण आ जाए वो सभी अधातु कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, जन का प्रयोग हो रहा है ना अंत में, यानी कि एन का उच्चारण ना का उच्चारण आ रहा है लास्ट में, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, तो अधातु कहेंगे। तो ये ट्रिक हम ऑलरेडी समझाए हुए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ देखिए, तो ये सबसे हल्का अधातु देख लिए। उसके बाद देखिए, यह जो तत्व है ना, इसको हम लोग आवारा कहते हैं। इस हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में कौन आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। इसे में आपको मैग्नीशियम दे देगा, सोडियम दे देगा, कैल्शियम दे देगा और हाइड्रोजन दे देगा, और कहेगा कौन से निम्नलिखित में कौन से आवारा तत्व है, तो आपको बताना होगा कि हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व कहते हैं। अब क्यों कहते हैं आवारा तत्व, इसका थोड़ा सा लॉजिक और रीजन समझिए। क्योंकि हमने क्या बताया कि आवर्त सारणी में बाएं तरफ जो है वो धातु है और दाएं तरफ जो है वो अधातु है। तो हाइड्रोजन को जब आप पढ़िएगा तो हाइड्रोजन, अंत में जन का प्रयोग आया, और अभी जस्ट हमने समझाया कि जिस शब्द के अंत में जन, इन या एन लग जाए वो अधातु होता है। तो जब ये अधातु है तो धातु के समूह में आके क्या कर रहा है, इस समूह में ये प्रवेश किया हुआ, इधर तो सभी के सभी क्या है, धातु है ना, और धातु के समूह में जो है सो एक अधातु इधर प्रवेश किया हुआ है। मतलब इसका कोई जो है सो स्थान फिक्स नहीं, मतलब फिक्स तो है ही, लेकिन ये अपने समूह में नहीं है, इसलिए इसको आवारा तत्व आप कह सकते हैं। तो आवारा तत्व के बारे में भी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, हाइड्रोजन ही होता है। क्लियर है। अगला देखिए, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस का ही प्रयोग रॉकेट के ईंधन में किया जाता है। रॉकेट का जो ईंधन होता है, जिसके आधार पे जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं, तो उसमें जो है सो पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है, रॉकेट को जब चलाया जाता है, तो उसमें जो है सो हाइड्रोजन गैस का ही प्रयोग होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना है कि रॉकेट का जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन गैस का ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद कहते हैं कि भविष्य का आध्यात्मिक ईंधन है, यानी कि ये तो अधातु, ये हाइड्रोजन जैसा अधातु तो है ही, और भविष्य का आध्यात्मिक ईंधन के रूप में इसको जाना जाता है। क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया, अनुमान क्या, ये तो श्योर है कि अभी जिस ईंधन का हम लोग प्रयोग करते हैं वो जीवाश्म ईंधन है। जैसे अगर हम पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं या फिर डीजल का उपयोग कर रहे हैं या फिर केरोसिन का उपयोग कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन के बारे में आप लोग इसका हिस्ट्री भी जानते होंगे
कि जीवों का अवशेष से जो बनता है वो जैसे कोयला भी हो गया ना, कोयला भी जीवाश्म ईंधन ही होता है। तो उसका जो है सो हुआ, दरअसल बात ये है कि कई वर्ष पहले, कई सौ हजार लाख वर्ष पहले की ये कहानी है, करोड़ों वर्ष आप इसको कह सकते हैं कि उस वक्त क्या हुआ कि पृथ्वी पर हो सकता है, संभावना ऐसा माना जाता है कि भूकंप आया होगा, त्राहिमाम मच गया होगा। तैथिस सागर और पैंथिया इस ज्योग्राफी का चैप्टर है, उसमें भी आपको इस सारी चीज़ों को सीखने को मिलता होगा। तो उसमें क्या है कि दरारें पड़ा और जिसमें जितने भी उसके सामने पेड़ पौधा जानवर मनुष्य जो भी चीज़ें आया, सब के सब पृथ्वी के गर्त में चला गया और उसको जो है तो अत्यधिक ताप एवं दाब सहने को मिला, जिसके कारण वो तो मृत तो हो ही गया, जीवित तो रहा नहीं, लेकिन इतना न उसमें जो है सो टेम्परेचर हाई रहा, जिसके कारण उसकी शरीर जो है सो पसीज करके और फिर जो है सो वही पेट्रोल में, केरोसिन में, डीजल में, कोयला में कन्वर्ट हो गया और उसी को हम लोग खनन के माध्यम से आज निकाल करके अपने ईंधनों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया जीवाश्म ईंधन। तो इसलिए माना जाता है कि आज जो हम पेट्रोल का, डीजल का जो प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए, वो एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जो सारा समाप्त हो जाएगा। तो भविष्य में कोई ना कोई ऐसा ईंधन तो होना चाहिए ना, जिसके आधार पर जो है सो हम अपने वाहनों को चला सकते हैं, अपनी लाइफ को जो है सो अच्छे ढंग से, आधुनिक ढंग से जी सके। इसके लिए तो होना चाहिए ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि भविष्य का ईंधन कौन है, तो हाइड्रोजन को ही माना जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही माना जाता है। क्लियर है। अगला देखिएगा, इसमें अगला कहता है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी तत्व है या फिर कौन सी गैस है, तो आपको ध्यान में रखना ये हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य में जो गैस होती है ना, वो हाइड्रोजन का ही संलयन होते रहता है ना, और वही हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस जो है सो मौजूद है। इस बात को ध्यान में रखना है ब्रह्मांड में। ये हो गया। उसके बाद देखिए नाभिक में न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन जो है ना, आप लोग जानते हैं कि जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के नाभिक में जो है सो न्यूट्रॉन मौजूद होती है। न्यूट्रॉन क्या होती है, तो न्यूट्रॉन जो है सो मौजूद होती है उसके नाभिक में, केंद्र में। तो यह जो है सो आपको ध्यान में रखना है, यह एकलौता एक ऐसा तत्व है जिसके जो है सो नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ध्यान में इस बात को रखना है। अब आगे देखिएगा, H+ को प्रोटॉन कहता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H+ को क्या कहते हैं, तो प्रोटॉन कहते हैं। हालांकि इस पे हम एक और वीडियो अलग से लेंगे, इस पर निकालने के लिए हमको बताएंगे H+ को प्रोटॉन कहते हैं या H++, या फिर इसमें आपको परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या दे देगा, तब जा कर के इसका जो है सो और भी जो है सो चीज़ें बचती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कह देगा। उन तमाम चीज़ों को भी बताएंगे, वो अगले चैप्टर में आएगा, उसमें बताएंगे। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल समझिए। तो H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हाइड्रोजन के बारे में ध्यान में रखना है कि धातु और अम्ल दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है, धातु जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी हाइड्रोजन गैस उससे निकलती है। अगर इसका एक छोटा सा उदाहरण हम लेके बताना चाहें, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कॉपर ले लिए और H2SO4 के साथ जो है सो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका अभिक्रिया करा दिए, या फिर आप मान लीजिए लोहा ही ले लीजिए, तो लोहे का या फिर सोडियम जो भी मन है उसको ले सकते हैं। तो इसको जो हम क्या करें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इसका जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन निकल के बाहर हो जाती है और यहाँ से जो है सो ये सारा चीज़ आपका बच जाता है, FeSO4, ये जो है सो आपका बच जाता है। तो ध्यान में रखना है कि इसमें से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है सो बाहर निकल जाती है। जब कभी भी धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी कि निकल जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, इस हाइड्रोजन की जो खोज करता है, यानी खोजने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो कैवेंडिश है। क्या नाम है, कैवेंडिश नाम है। ठीक है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि कैवेंडिश है। तो इतनी बातें जो है सो आपको हाइड्रोजन के बारे में समझना था, जिसके बारे में हमने आपको A to Z हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को अच्छे ढंग से सब क्वेश्चन को इसमें लेकर के आए हुए हैं और आपको समझाए हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम आपको वहाँ पर भी इसका PDF दे देंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और जो है तो टाइम टू टाइम आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं आसानी ढंग से। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद दूसरा कौन सा आ जाता है, तो लिथियम आ जाता है ना। तो चलिए अब लिथियम के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
अब दूसरा एलिमेंट यहाँ पर लिथियम आ चुकी है, तो लिथियम के बारे में पढ़ेंगे। लिथियम के बारे में हालांकि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, इसीलिए इसके साथ साथ हम जो है सो सोडियम को ले लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम है और यहाँ पे सोडियम है, तो दोनों तत्वों को हम एक साथ जो है सो यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। तो आप देखते रहिए इसको। देखिए, लिथियम के बारे में आपसे पूछा जाएगा ना, तो इसके लिए आपको बताना कि यह सबसे हल्का ये धातु है। ये क्या है? धातु। ये हल्का तो है लेकिन क्या है? तो धातु है। जबकि हाइड्रोजन के बारे में आपने क्या सीखे कि यह सबसे हल्का तत्व है और सबसे हल्का अधातु है। तत्व और अधातु कहेगा तो हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन सबसे हल्का धातु कहेगा तो आपको बताना है कि यह क्या हो जाएगा? तो लिथियम हो जाएगा। लिथियम जो है वो सबसे हल्का धातु है। क्लियर हुई? इतना बात आपको दोनों में अंतर करके चलना है, क्योंकि जब तक अंतर नहीं करके चलिएगा ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि हल्का वो भी था, हल्का ये भी है, अब वो क्या था और ये क्या था। आपको लगेगा नहीं ये दोनों आंसर सही है। फिर बाद में घर आने के बाद एग्जाम हॉल से जब बाहर आ जाइएगा, घर आ जाइएगा, तब आपका दिमाग काम करेगा, ओ टूरी भला के ये तो धातु था और वो अधातु था। तो इतना बाद में पछताने से तो अच्छा है कि अभी ही क्यों ना हम उस पर आपको फोकस दिला दें, उस पर नज़र पैनिक दृष्टि दिला दें, ताकि आपको गलती चाह के भी आप वहाँ पे नहीं कर पाएँ। देखिए, ये धातु है। उसके बाद इसको आपको ध्यान में रखना है कि लिथियम का जो प्रयोग है वो बैटरी में किया जाता है। बैटरी मतलब सेल जो होती है ना, जिससे लाइट चलती है, टॉर्च। पहले के समय में टॉर्च को जलाया जाता था, तो जैसे कि बिजली कट जाते थे तो उसके बाद जो है सो इमरजेंसी लाइट होती थी, जिसको हम लोग जो है सो टॉर्च जला करके उसके बाद जो है सो काम काज करते थे। उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। या फिर बैटरा भी आप लोग जानते होंगे, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। किसका? तो लिथियम का। ठीक है। अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लिथियम को ही हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। तो लिथियम के बारे में ये पॉइंट है, 4 पॉइंट हमने लेकर के आपके सामने रखे हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है और यही क्वेश्चन जो है सो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? क्षारीय धातु। दूसरा ये है कि यह जो लिथियम है वो मुलायम धातु है। क्या है? मुलायम, यानी सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने के नाते आप इसको लचीलापन तो कर ही सकते हैं इजीली ढंग से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये मुलायम होता है। तो लिथियम के बारे में आपको 4 चीज़ें हमने आपको बताया है, तो चारों चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है। यही क्वेश्चन जो है सो आपको लिथियम के बारे में अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आपको इजीली ढंग से सारी चीज़ों को बताना है। और यह क्लास जो है सो 0 से हीरो लेवल तक का लेकर चलते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है। हमारे चैनल से यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका हर एक चीज़ को जो है सो अच्छे ढंग से कवर कराया जाएगा। सारे विषयों को इस पर जो है सो आपको मिल जाएगा वीडियो। तो ये देख लिए, ये क्या है कि सबसे हल्का धातु है, इसका प्रयोग बैटरी में होता है, और ये क्षारीय धातु है, और लिथियम क्या है? तो मुलायम होती है। क्लियर है? अब उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें आप जो है स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सोडियम के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए, सोडियम है। सोडियम के लिए बताया जाता है कि यह जो है सो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? क्रियाशील है। अब क्रियाशील होने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको आप खुले वायु में या जल में रख देते हैं तो ये इतना क्रियाशील है कि वो हवा के साथ अभिक्रिया करके भी ये अपने आप को जो है सो जल जाता है। हवा में खुली अगर छोड़ देते हैं तो वो उसमें आग पकड़ लेता है, जल में भी अगर रख देते हैं तो भी उसमें आग पकड़ लेता है। इसलिए हमने दूसरे पॉइंट में लिखे हैं हवा और पानी से अभिक्रिया कर लेता है। ये हवा और पानी के साथ जो है सो अभिक्रिया कर जाता है, इसलिए इसको खुले वायु या पानी में भी नहीं रखा जाता है, बल्कि इसको कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन तेल या पेट्रोलियम पदार्थ की लेप इसमें चढ़ा करके, इसमें जो है सो लेप चढ़ा करके उसके बाद जो है सो रखा जाता है, ताकि इसमें रिएक्शन ना हो सके, इसके साथ वायु से या पानी के साथ अभिक्रिया ना हो सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर मान लेते हैं कि सोडियम जो है वो पानी के साथ अगर अभिक्रिया कर भी ले तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम यदि जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, उष्मा जो है सो उत्पन्न होती है, और यही उष्मा जो है सो उसमें आग लगा देती है, यानी कि ये जल जाती है सोडियम, और ये विस्फोटक भी होता है। दूसरा बात इसमें और ध्यान में रखना है कि यह जो सोडियम है इसका घनत्व जो होती है वो सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? सॉरी, ये ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। एक सेकेंड, घनत्व जो है इसका क्या होता है? तो कम होता है। ये पानी की तुलना में पानी के घनत्व से सोडियम का घनत्व क्या होता है? तो कम होता है। इसलिए अगर आप सोडियम के टुकड़े को पानी में ले जा करके फेंक देते हैं तो ये सोडियम का टुकड़ा डूबेगा नहीं, बल्कि वो पानी की सतह पर तैरता रहेगा।
पानी की सतह पे क्या होगा, तैरता रहेगा, ये डूबेगा नहीं। जिस प्रकार से हम लोग भी कभी कभी नदियों में तैरने के लिए जाते हैं ना, तो उस वक्त देखते होंगे कि पूरा बॉडी पानी के अंदर रहता है लेकिन सिर जो है सो पानी के ऊपर रहता है। तो आपके सामने वो भी क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरा शरीर का पूरा भाग जो है सो पानी में डूब जाता है और ये सिर जो है सो ऊपर की ओर रहता है। अंतर ये इसमें यही बताना है कि उसका घनत्व जो है सो मुंडी का कम होता है और पानी का ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा सिर जो है सो तैरते रहता है। और बाकी और भी रीज़न है, जैसे कि कोई तैराक है तो वो अपने हाथ पाँव को भी चलाते रहते हैं, जिसके कारण जो है सो वो क्या होता है तो उसकी मुंडी नहीं डूब पाता है। आगे देखिए, जल में ये विस्फोटक होता है। अभी जस्ट बताया ना कि जल में भी ये रिएक्शन कर जाता है, विस्फोट कर जाता है। अगर जल में इसको फेंक दिया जाए ना तो वो डूबेगा नहीं और वो उसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शन होने के बाद वो विस्फोट करेगा, आवाज़ ब्लास्ट करेगा। और पानी अगर मान लो छोटा टुकड़ा डाले हैं तो वो हल्का सा पानी को जो है विस्थापित करेगा, लेकिन बड़ा टुकड़ा डाल दिया ना तो पानी को बहुत बड़ी मात्रा में लगेगा, जैसे हाइड्रोजन बम ब्लास्ट किया है उतनी बड़ी भयानक जो है इसकी घटना देखने को मिल जाता है। लेकिन आप लोगों को एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कभी भी आप सोडियम को पानी में डाल करके देखना चाहते हैं कि वो विस्फोट किया या नहीं किया, तो एक बात मेरा ध्यान में रखना है कि अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं इसका, तो कभी भी आप बाल्टी में, गिलास में या फिर किसी अन्य प्रकार के जो है बर्तनों में पानी डाल के, सोडियम डाल के उसको नंगी आंखों से देखना नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जब आप उसमें डालेंगे वो विस्फोट करेगा तो पानी उड़ेगा तो आपकी आंखों तक भी आ सकता है, तो जो आपको नुकसानदायक, आंखों को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसा प्रयोग करने से पहले आप सावधानी जरूर बरतेंगे। उसके बाद देखिए, अगला पॉइंट ये है कि इसमें यह सोडियम जो है ये भी क्या होता है तो मुलायम धातु है। सोडियम भी क्या है तो मुलायम धातु है। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बहुत बार सुने होंगे ना आप लोग, तो ध्यान में रखिएगा। सोडियम एक ऐसा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि इजीली ढंग से इस धातु को भी, जैसे लोहा भी धातु ही है, लोहा भी क्या धातु है, लेकिन चाकू से क्या आप उसको काट सकते हैं इजीली ढंग से? नहीं काट सकते। हालांकि लोहा लोहे को ही काटता है, ये बात सत्य है, लेकिन इजीली ढंग से आप चाकू से आसानी से नहीं काट सकते। लेकिन सोडियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो इतनी सारी बातें जो है वो सोडियम के जो है संदर्भ में आ रहा था, जिसको हमने यहाँ पे कवर कराया है। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर ले, यह बहुत ही क्या होता है तो क्रियाशील धातु होती है, और इतनी क्रियाशील धातु होती है कि हवा और पानी के साथ भी यह रिएक्शन कर जाता है। इसको रिएक्शन ना करे इसीलिए इस पर जो है केरोसिन तेल या पेट्रोलियम पदार्थ की लेप चढ़ा करके उसके बाद इसको सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। और इसका घनत्व कम होता है, जिसके कारण यह पानी की सतह पर तैरते रहता है। उसके बाद जल में यह विस्फोट कर जाता है, अगर जल में डाल देते हैं तो यह विस्फोट करता है, जिसका प्रयोग हमने अभी बता दिया है। और यह मुलायम धातु होती है, और मुलायम धातु होने के नाते या होने के कारण ही जो है इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये बातें हो गया आपका किसका तो लिथियम और सोडियम। अब आगे आ जाते हैं हम लोग पोटेशियम पे, रुबिडियम पे और सीजियम पे, फ्रांसियम पे। इन तमाम चीज़ों के बारे में देखेंगे। हालांकि इसमें तो रुबिडियम और सीजियम जो है सो कोई खास रोल तो नहीं निभाता है, तो इसलिए उसको हम इग्नोर करके भी चल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ रहा है। हर एक चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नॉलेज तो आ गया लेकिन काम का चीज़ नहीं रहेगा। तो आपको जैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एक चीज़ों को आपको समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए इसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग कहाँ पे, पोटेशियम पे। सोडियम के बाद अगला जो एलिमेंट्स आता है वो पोटेशियम है। तो पोटेशियम के बारे में देखिएगा, हमने लिखे हुए हैं कि पोटेशियम जो होती है इसका घनत्व जो होती है वो पानी से कम होता है। पोटेशियम का घनत्व क्या होता है तो पानी से कम होता है। जैसे सोडियम का घनत्व पानी से कम था और इसलिए वो पानी की सतह पर तैर रहा था, ठीक उसी प्रकार से यह जो पोटेशियम होती है इसका भी घनत्व पानी से कम होता है, जिसके कारण यह भी क्या होता है तो पानी की सतह पर तैरता है। और तैरने के साथ साथ यह क्या होता है तो जल में विस्फोटक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अगर इसको जल में डाल दीजिएगा तो ये भी जो है सो क्या होता है तो विस्फोट कर जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अगर कोई प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। अगला पॉइंट है, विस्फोट कर जाने के कारण इसको केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। जैसे सोडियम को भी केरोसिन तेल या फिर जो है सो पेट्रोलियम पदार्थ का लेप चढ़ा करके रखा जाता था, ठीक उसी प्रकार से पोटेशियम को भी केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ों को। और इसका एक अच्छा सा जो है सो एग्जाम्पल है कि यह जो है सो मधुमेह को नियंत्रित रखता है। मधुमेह मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जिसको हम लोग चिनिया बीमारी भी कह सकते हैं, तो उसको नियंत्रित रखने में किसका काम होता है तो ये पोटेशियम का काम होता है। तो पोटेशियम के बारे में ये 4 पॉइंट था जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इसका घनत्व सबसे कम होता है, जल के साथ विस्फोट कर जाता है, केरोसिन तेल में ये डुबा करके इसको रखा जाता है ताकि ये विस्फोट ना कर सके, और मधुमेह को नियंत्रित रखता है। 4 पॉइंट पोटेशियम के बारे में। बाकी का जो रुबिडियम और सीजियम देख रहे हैं इसका कोई विशेष जो है सो भूमिका नहीं होती है आपके एग्जाम में, इसलिए उसको
नहीं लिए हैं। सीधा आगे हम लोग फ्रांसियम पे। फ्रांसियम में देखिए इसके बारे में बताना है कि यार रेडियो सक्रिय तत्व होती है। अब रेडियो सक्रिय तत्व क्या होता है, तो ये हम रेडियो सक्रियता चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। उसमें मैडम क्यूरी के बारे में भी नाम आपको जिक्र सुने भी होंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये रेडियो सक्रिय तत्व होता है। और उसके बाद ये बताना है कि ये लगातार इसमें विखंडन होते रहता है, यानी कि टूट फूट जैसे इसमें बराबर है फ्रांसियम में होते रहता है। और यह क्या है, तो दुर्बल धातु है। ये क्या है, तो फ्रांसियम दुर्बल धातु। दुर्बल धातु मतलब आप समझ, एक होता है प्रबल और दूसरा होता है दुर्बल। तो जो दुर्बल होता है वो कमजोर होती है, जो प्रबल धातु होता है वो मजबूत होती है। इतना ध्यान में रख करके आपको समझना है। बाकी इसका रिएक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन हम एक लॉजिकली एक अलग से जो है सो एक साधारण शब्दों में बता दिए कि दुर्बल मतलब कमजोर और प्रबल मतलब शक्तिशाली। तो दुर्बल धातु ये होता है। तो इस सारे चीज़ों को जितने भी आज हमने बताए हैं उन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से इसको याद कर लेना है। इसके बाद इसके अगला इसमें जितना भी 1A का जितना भी एलिमेंट आ रहा था उसको हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगला वीडियो में अगले क्लास में हम आपको 2A का जो भी एलिमेंट है उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी फिर से देंगे। जिस प्रकार से हमने 1A के एलिमेंट को जानकारी दिए हैं ठीक उसी प्रकार से 2A एलिमेंट को भी हम सारी चीज़ों को जिक्र करेंगे आप लोगों के सामने। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक भी करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ सके समझ सके। आप देखिए आपके दिमाग में एक और पूर्वाग्रह बना हुआ रहता है कि जिसके पास डिजिटल बोर्ड होता है वो अच्छे पढ़ाते हैं, जिसके पास डिजिटल बोर्ड नहीं होता है उसको आप लोग लाइक नहीं करते, पसंद भी नहीं करते, ना ही वीडियो देखना पसंद करते हैं। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज अगर जिसके पास डिजिटल बोर्ड है, एक समय वो भी टीचर क्या थे तो इसी प्रकार से व्हाइट बोर्ड का ही इस्तेमाल करके और पढ़ा करके उसके बाद जो है सो कुछ अर्निंग किए और फिर जो है सो वो डिजिटल बोर्ड ले पाए हैं। तो एक समय में तो वो भी तो इसी बोर्ड से ही पढ़ाते थे ना। तो सबका अपना अपना टाइम होता है, सबका अपना अपना टाइम आता है। तो उस हिसाब से जो है सो अभी हमारा टाइम नहीं आया है डिजिटल बोर्ड खरीदने का, उतना पैसे भी नहीं है जो हम डिजिटल बोर्ड खरीद सके और आप लोग जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा सके। तो आप लोग यदि कोऑपरेट करते हैं, मेरा साथ देते हैं तो ज़रूर एक ना एक दिन जो है सो हम डिजिटल बोर्ड भी लेंगे और उस पर भी पढ़ाएंगे। आप लोगों का साथ सहयोग रहा तो फिलहाल इस चीज़ को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारा इतना ही सपोर्ट कर लीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी सीख सके समझ सके। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।